धन्यवाद। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। मिडिल ईस्ट में फिलहाल बारूदी बवंडर तो बंद है, लेकिन क्या ये तूफान से पहले की शांति है? ईरान और अमेरिका बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बातचीत ठोस नतीजे तक पहुंचेगी? स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में लंबी बातचीत चल रही है और ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उच्च स्तरीय वार्ता में जेडी वेंस ने ईरान के डेलीगेशन से चर्चा की, जिसका नेतृत्व गालिबफ ने और अब्बास अरागची ने किया। कतर और पाकिस्तान ने भी मध्यस्थता में मदद की। अभी टेक्निकल लेवल पर वार्ता चल रही है। बड़े नेता वापस जा चुके हैं। जेडी वेंस अमेरिका लौट गए हैं और ईरानी डेलीगेशन भी ओमान चला गया है। इधर अमेरिका ने ईरानी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल की बिक्री पर लगा प्रतिबंध अस्थायी तौर पर हटा लिया है। 60 दिनों तक के लिए यह बैन हटाया गया है। वेंस ने कहा है कि ईरान IAEA के इंस्पेक्टर्स को अपने देश में एंट्री देगा ताकि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी हुई प्लांट को मेरे ख्याल प्लांट ही कहना चाह रहे हैं, प्लांट को मॉनिटर कर सके। जबकि ईरान ने यह कहा है कि परमाणु मुद्दे पर तो बस नाम मात्र की चर्चा हुई है। अब तीसरा पक्ष जो इजराइल का है, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो लेबनान पर बमों की बारिश तेज कर चुका है। नेतन्याहू ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह पर अटैक कर रहे हैं, जो इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। लेकिन ये बात ईरान को रास नहीं आ रही है। वो ये साफ कह चुका है कि अगर लेबनान पर हमला जारी रहा तो समझौता बिगड़ सकता है। ट्रंप की एक नई धमकी भी आई है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अगर समझौते से जरा भी लेफ्ट राइट किया तो मैं वो करूंगा जो मैंने ठान रखा है। एक और धमकी है ट्रंप की, ये भी सुनिए। If Iran doesn't live up to their agreement, or if they're not behaving, I will do what I have to do. A war with Iran could cause a worldwide depression, as you noted, Mr. President. Are you willing to risk economic catastrophe and strike Iran again? Well, not the way I'm doing it. It's not going to cause depression. The strait is totally open. You know that, and we're negotiating. We'll see how that all goes, but. We have two things. We have an open strait and we have a country that will never have a nuclear weapon. Will never, ever have a nuclear weapon. अब डोनाल्ड ट्रंप को तो धमकी देने की आदत है और वो धमकी देते हैं, लेकिन ये धमकी क्या कोई बड़े यू टर्न की तरफ बढ़ जाएगी विजय जी, या फिर ये केवल एक धमकी भर है? ये वही दबाव है जो वो लगातार ईरान पर मौखिक तौर पर बना रहे हैं। नहीं, बड़े उसमें नहीं बदलेगी, लेकिन स्पीड ब्रेकर के तौर पर तो काम करती है ना। बार बार जो चल रहा होता है, लगता है पूरी दुनिया को कि अब समझौता हो जाएगा, अब ख़त्म हो जाएगी बात, अब ठीक हो जाएगा। उसी समय वो एक नई धमकी दे देते हैं। कल परसों भी ऐसा ही हुआ था, जब होने ही वाली थी बातचीत ख़त्म तो वो हुआ और फिर वो नाराज़ भी हो रहे होंगे। कल जैसे ईरान ने जेडी वेंस साहब के साथ बिहेव किया, उससे भी उनको झटका लगा होगा। लेबनान को लेकर इजराइल जिस तरह से सुन ही नहीं रहा बात उनकी, वो भी उनको परेशान कर रहा है। लेकिन जो बात रोज़ाना हम लोग करते हैं कि रास्ता तो आपने पकड़ लिया, लेकिन इतने स्पीड ब्रेकर हर दिन लगाते हैं कि वो गाड़ी किसी भी दिन टर्न भी हो सकती है, उलट भी सकती है, लेकिन उल्टे ना तब भी उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। तो जहां आप संधि के लिए, समझौते के लिए पहुंचने वाले हैं, वो समय लगातार दूर होता जा रहा है। और जैसे ईरान ने भी अभी कहा है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, न्यूक्लियर प्लांट को लेकर, तो उससे क्या होगा? उसका मतलब ही है कि भाई ईरान भी तैयार नहीं है, इजराइल भी तैयार नहीं है, तो अमेरिका किसके साथ समझौता कर रहा है? इसलिए वो केवल धमकी देकर ये कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद को भी लगता होगा, खराब ह्यूमिलेशन फील होता होगा कि मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, तो वो धमकी दे रहे हैं। लेकिन गाड़ी की, मुझे लगता है स्पीड ब्रेकर के तौर पर उनकी धमकियाँ ज़्यादा काम में आती हैं। कुछ बहुत बड़ा नहीं होने वाला, कुछ कॉन्क्रीट नहीं होता, कॉन्क्रीट उससे नहीं होता जी सर। लेकिन अब थोड़ा सा मुझे मतलब आप विद्वानों की राय हो सकता है अलग हो। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे गाड़ी चल रही है और एक कोई बुजुर्गवार बड़ बोलते चले जा रहे हैं और गाड़ी चल रही है। भाई वार्ता अपनी जगह चल रही है, जो कुछ होना है वो अपनी जगह हो रहा है, और एक आदमी जो लगातार बोले जा रहा है, न तो उससे गाड़ी की स्पीड पर फर्क पड़ने वाला है, न तो गाड़ी के मुड़ने का है। जो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। और वो जो बड़बड़ाहट भी है, वो भी सिर्फ इसलिए कि लोगों को लगे करे नहीं ये आदमी बहुत मतलब कंसर्न है या बता रहा है, या ट्रंप की हालत वही हो गई। ट्रंप के कहे से मतलब चूंकि उनको पता है ना, जब आप एक बार बैक करते, नहीं फूफा जी नहीं कहेंगे, फूफा जी भी एक बार जब आप बैक कर जाते हैं ना, तो फिर आप समझौता मानते हैं, आपसे चिल्लाते रहते, अच्छा नहीं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो वही करना है और करना वही है जो कुछ तय है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बाधा है, और दुनिया के लिए बड़ा शानदार अवसर आ रहा है, क्योंकि ये रिकंस्ट्रक्शन एक ईरान का शुरू होगा।
जी। दुनिया के लोगों की एक्सेस ईरान में शुरू होगी, ईरान के साथ लोगों के ट्रेड शुरू होंगे, भारत के लिए चाबहार का पोर्ट खुलेगा, ईरान के साथ साथ दुनिया के लिए जो पूरा पश्चिम एशिया है और ईरान का ऑयल मार्केट खुलेगा। तो एक तरह से कहें कि अगले 3 से 6 महीने में दुनिया के लिए इकोनॉमिकली और ट्रेड के तौर पर बहुत शानदार अवसर मिलने वाले हैं, मुझे ऐसा ही दिखता है। खबर भी उसी से जुड़ी हुई है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि हॉर्मुज पूरी तरह से खुल गया है। ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन टेंशन पूरी तरह से खत्म हो गई है, इस पर एक डाउट बना हुआ है। ईरान कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हॉर्मुज को तो हम ही कंट्रोल करेंगे। सुनिए ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर गालिबफ ने क्या कहा। अब एक तरफ खबर यह भी है कि ईरानी ऑयल पर से सैंक्शन हटा तो वो पूरी दुनिया में अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट करने का जो रास्ता है वो तो हॉर्मुज स्ट्रेट ही है, जिससे ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये खुल चुका है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हमारी शर्तों पर ये खुला है। समीर जी, अब ये या तो खुला है या तो बंद है, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। नहीं, बहुत स्पष्ट ईरान ने कहा है कि समझौता हुआ है, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब पहले जैसा नहीं रहेगा, वो हमारी शर्तों पर होगा और हम नई शर्तें इसके लिए तय करेंगे। क्या शर्तें होंगी ये अभी ईरान ने नहीं बताया। लेकिन इंटरनेशनल वाटर में लॉ केवल ईरान का क्यों चलेगा? नहीं, ये बात ठीक है ना, लेकिन जिस तरीके से ईरान को नुकसान हुआ और ईरान को लगता है कि भाई ये एक कमजोर नस है, इसको हम दबाएंगे तो पूरी दुनिया इसमें झुकेगी और यहाँ पर हमारा कंट्रोल रहेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो ईरान से प्रोमिसेस किए गए या जो कहा गया ईरान से, क्या वो सारी बातें अगर पूरी होगी तो ये कहा जा सकता है ईरान से कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखोगे। अगर फिर से इजराइल लेबनान पर हमला करता है और इजराइल और तरीके से अगर इसको पूरे शांति वार्ता को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है अपने विस्तारवादी दृष्टिकोण को देखते हुए, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ईरान आने वाले दिनों में ये कहे कि भाई इजराइल और इस समझौते को फॉलो नहीं कर रहा है जो हमारा अमेरिका के बीच में हुआ है, और अमेरिका इजराइल को रोक नहीं रहा है, तो हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर रोकने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि अभी शुरुआती दौर है। अभी मुझे लगता है कम से कम 30 दिन देखना पड़ेगा कि दोनों देश, जो अमेरिका ने वादा किया वो उसे निभा रहा है, जो ईरान ने वादा किया है वो उसे निभा रहा है कि नहीं, और जब दोनों के वादे पूरे होंगे तब मुझे लगता है कि स्थिति नॉर्मल होना शुरू होगी। लेकिन इजराइल ये पूरी कोशिश करेगा कि ईरान पहले जैसा न बने, ईरान ट्रेड में ना आए, ईरान का तेल दुनिया न खरीदे, ईरान का व्यापार दुनिया में ना हो, क्योंकि ईरान जितना मजबूत बनेगा इजराइल के लिए इतना हमेशा संकट बना रहेगा। तो ईरान की पूरी कोशिश होगी कि बातचीत जो है, ये वार्ता है और जो समझौता हुआ ये पटरी से उतरे और फिर अमेरिका के साथ मिलकर मैं ईरान पर हमला करूं। अब ईरान को इसमें संयम बरतना होगा, ईरान को देखना होगा कि अमेरिका ने अब से समझौता किया है, दुनिया आपके साथ है, तो अब आप संयम का परिचय दें और कोई ऐसा काम न करे कि जिससे फिर ईरान एक बार लंबे नुकसान के अंदर चले जाए। सर, ये तो ईरान में अमेरिका की एंट्री की संधि है, इसलिए अब ईरान को, अमेरिका को रोक ही नहीं सकता इजराइल। ये तो उसी की बात कर रहा हूं मैं, बार बार जो आप कह रहे हैं ना, ये बात में इसको हम लोग, चूंकि अमेरिका ट्रंप वो कमजोर हुआ, उसकी जो चाहता था नहीं कर पाए, दुरुस्त बात है, लेकिन जिस दिन वो एंटर करेंगे तेहरान की टेरिटरी में, या और एंटर मतलब कोई सेना नहीं जाएगी, सेना नहीं, और दूसरा उसके आगे समझिए, ईरान की कंपनियों को अभी दुनिया की जरूरत के लिए तेल रिफाइन करके एक्सपोर्ट करने के लिए किसकी जरूरत है? जो एडवांस एज टेक्नोलॉजी है उसकी जरूरत है। अभी ईरान सिर्फ और सिर्फ चाइना को तेल बेचता है, कुछ दूसरे छिटपुट देशों को बेचता है। हम जिसकी बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये मैकेनिज्म नहीं चलेगा कि आप उसका टैक्स लगा दें या फी लगा दें। मान लीजिए लगाते, तो फिर क्या होगा? ईरान कहेगा कि हमारे यहां का तेल आप लेंगे तो फी वेवर हो गया। आप इसको समझिए, ये मैकेनिज्म सेट होगा। और ट्रेड में कभी भी इस तरह की चीजें नहीं होती कि एक समय के बाद वो अनवायबल हो जाए, यानी वो मतलब चल ही ना पाए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल है। मैं हर तरह से इसको बहुत बेहतर स्थिति की तरफ देख रहा हूं, और अच्छा है कि एक जो मार्केट है वो वहां मूव करने लगे। ये जो अभी कंट्रीज जिस तरह से बिहेव कर रही हैं, उनकी वजह मार्केट मूव करे। एक और खबर है, ईरान और अमेरिका के बीच ये जो 60 दिनों का कूलिंग पीरियड चल रहा है, दोनों देश अपनी अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठ रहे हैं। क्या पता 60 दिनों में बात ना बने तो फिर से जंग का मैदान चुनना पड़े। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ ने यह साफ किया है कि किसी भी हालत में हम लेबनान का मुद्दा नहीं छोड़ेंगे और अंत तक नहीं छोड़ेंगे। تمامیت ارضی لبنان رو و حاکمیت ملی لبنان رو بر تمامیت سرزمین خودش انشالله در این گفتگوها به نتیجه نهاییش خواهیم رسوند و تا به نتیجه نهایی نرسه رهاش هم نخواهیم کرد. अब ये जो बात कही जा रही है, ये वो प्रेशर है जो दरअसल
अमेरिका पर भी है और इजराइल पर भी है। इजराइल तो ये पहले ही कह चुका है कि हमें इस डील से कोई लेना देना नहीं है और इस प्रेशर का तो से उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब डील अमेरिका कैसे करेगा इजराइल के साथ, सब उस पर डिपेंड करता है। देखिए, अमेरिका या इजराइल चाहे जो कुछ भी कहे, चुनाव के बाद इजराइल में बदला बदला मौसम होगा, बदले बदले उसके भी स्वर होंगे। मुझे लगता है जब तक चुनाव है तब तक इजराइल के नेताओं के टोन, चाहे वो नेतन्याहू हो या उनके विरोधी हो, दोनों कड़े ही होंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये उनका नेशनल इंटरेस्ट है कि लेबनान में हिजबुल्लाह को ख़त्म करना। हिजबुल्लाह जो है वो प्रॉक्सी है, हूती प्रॉक्सी है, हमास प्रॉक्सी है, उन सबको ईरान जो है वो मदद करता है। कोई भी देश नहीं चाहेगा, क्या भारत चाहेगा क्या कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो है या पाकिस्तान के अंदर जो है वैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम करें और वो जो है वो भारत के अंदर अटैक करते रहें और हम उनके खिलाफ एक्शन न लें। हमने ऑपरेशन सिंदूर तो इसीलिए किया ना, हमने जो है वो बालाकोट इसीलिए किया ना, स्ट्राइक हम लोगों ने इसीलिए किया ताकि हम वहाँ के टेररिस्ट नेटवर्क को ख़त्म कर सकें। इजराइल वही लेबनान के अंदर कर रहा है। कल जाकर के लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह जो पैरेलल सरकार चला रहा है, यदि वो नहीं करता जी, तो इजराइल को वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात है, ग्रेटर इजराइल एक इजराइल का सपना है, वो लेबनान में जाकर के पूरा होता है। हमास और का जो टेरिटरी है वो अपने पूरी तरह कब्जे में लेना, फिर जो है वो लेबनान के कुछ हिस्से को लेना, गोलन हाइट्स वगैरह वो पहले ही कब्जा कर चुका है। तो वो ज़रूर चाहेगा कि अपने राष्ट्रीय हितों के लिए वो अमेरिका से साथ जो है वो संबंध बनाए रखें, लेकिन यदि अमेरिका नहीं भी साथ देता है तब भी वो यदि उसकी कुवत है तो कि वो अपने बल पर कर सके तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और चूंकि ज्यूज लॉबी अमेरिका के अंदर इतना ताकतवर है कि चाहे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको कहीं ना कहीं एक समय पर इजराइल के साथ खड़ा होना उनकी मजबूरी बन जाती है। दूसरी बात, दुनिया के ये जितने कंट्री हैं, यूरोप के या अमेरिका के, वो कहें या ना कहें, इस्लामिक टेररिज्म उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल ठीक। और उस इस्लामिक टेररिज्म के लिए जो मॉडरेट आप इस्लाम देख रहे हैं, वो आज आपके समय जो है वो सऊदी अरब के अंदर इमर्ज करके आ रहा है मॉडरेट इस्लाम। जबकि एक वक्त था जब सऊदी अरब ही पूरी दुनिया में इस्लाम को, रेडिकल इस्लाम को एक्सपोर्ट किया था और वो भारत के अंदर भी किया था। और आज के दिन में यूएई यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर हमारे 40 लाख भारतीय रहते हैं। जैसे लगता है कि भारत और यूएई के अंदर एक दूसरा भारत आकर के खड़ा हुआ है, वहाँ पर मंदिर बन रहे हैं, तो वो भी एक मॉडरेट इस्लाम की तरफ जा रहा है। तो ये बात भी सही है कि उनसे लड़ने के लिए एक ताकत उनको उस खाड़ी रीजन में चाहिए जो हमास, हूती, हिजबुल्लाह कंट्रोल, और वो काम सिर्फ और सिर्फ वहाँ इजराइल कर सकता है। इनको मारने के लिए सऊदी अरब नहीं आएगा, इनको मारने के लिए यूएई नहीं आएगा, इनको मारने के लिए कोई और नहीं आएगा, क्योंकि तब इनके बीच में आपस में युद्ध छिड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इनको कंट्रोल करने के लिए भी इजराइल की उनको जरूरत पड़ेगी। इजराइल जितना ताकतवर होगा अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के लिए, वो एक प्रकार का जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है वही आखिर तक जा सकता है। वही इसलिए गलीबफ कह रहे थे कि अंत के अंत तक वो इस मसले को लेकर जाएंगे, और वही पीएम बेंजामिन नेतन्याहू वो कह रहे हैं, उन्होंने साफ किया है कि लेबनान पर हमला तो रुकेगा नहीं, वो जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक कि इजराइल का मकसद पूरा नहीं हो जाता। इजरायली पीएम ने कहा है कि उन्होंने आईडीएफ को पूरी छूट दे रखी है। ההנחיה שלי ושל שר הביטחון לצה"ל היא ברורה והיא לא השתנתה. ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצה"ל שום הגבלה בעניין זה. אני עומד מאחוריהם, העם כולו עומד מאחוריהם. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה. अब ये जो बात बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, विजय जी, इस पर आपकी टिप्पणी। अभी जो बात प्रोफेसर साहब ने कही, वो दिशा तो वही है ना, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा वही अंत तक लड़ाई लड़ सकता है।
और इजराइल इस लड़ाई को लड़ने के लिए इसलिए तैयार है, फिर चाहे वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू हो या कोई और दूसरा पीएम भी आकर क्यों ना बैठ जाए, एंटी ईरान पॉलिसी उनकी तय है। इसमें एक चीज सिर्फ जोड़ दूं, विजय जी बोले हैं, ईरान भी अच्छी तरीके से जानता है कि वो इजराइल के साथ नहीं लड़ सकता है डायरेक्ट। वो अपनी मिसाइलों से थोड़ी बहुत क्षति उसको कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा वो उसको नहीं नुकसान पहुंचा सकता। जबकि लेबनान के अंदर टेरिटोरियल गेन रोज का रोज इजराइल कर रहा है। तो ये मैं एक लिमिटेड बात कर देना चाहता था, इसीलिए वो अमेरिका का साथ लेना चाहता है ईरान की, उसको रुकवाए। इस पर विजय जी आपकी टिप्पणी? देखिए, इजराइल के लिए ये कहना बिल्कुल ठीक है कि नेतन्याहू हो, कोई भी हो प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पर सरकार बदल भी जाएगी तो भी उनका रुख बदलेगा नहीं। वो ईरान के खिलाफ खड़े रहेंगे, ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और ईरान का मतलब नहीं है वो जो प्रॉक्सी वार जिसे आप कहते हो, हूतीस को लेकर कहें, हमास को लेकर कहें, और लोगों के लिए लेकर कहें, तो वो वहाँ पर चल रही है। और वो लड़ाई को लड़ते लड़ते क्या कर रहे हैं कि टेरिटोरियल जो एक्सपेंशन है ना, वो लगातार करते जा रहे हैं। आप कितना भी कहते रहे, सुनते रहे, ट्रंप साहब कह रहे हैं, फलाना कह रहे हैं, 2000 स्क्वायर किलोमीटर सर तो कब्जा वो कर चुका लगातार है करते जा रहे हैं। और वो ये देख रहे हैं कि जितना समय तक ये होगा उसके, मैं बताऊं आपको कि मुझे जो लगता है कि समझौता हो भी गया ईरान और अमेरिका के बीच में, तब भी जितना समय मिलेगा वो उतने समय तक लेबनान पर अपना आईटीएफ को खुली छूट का मतलब ये है कि आप अपना दायरा बढ़ाते जाते भी कुछ कब्जा कर जाओ। तो वो उस स्थिति में वो है, और उनका रवैया ये हमेशा ही रहने वाला। कोई इसमें नेतन्याहू को, मतलब अभी वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको ताकत इस बात की मिलती है, क्रेडिट भी उसका मिलता है, लेकिन वहाँ का देश का बिहेवियर जो है वो इसी तरह है। एक अच्छी खबर यह है कि ईरान को एक बड़ी राहत मिली है। अमेरिका ने ईरान के तेल सेक्टर पर लगे हुए प्रतिबंध को अस्थायी तौर पर हटा लिया है। अब ईरान 60 दिन तक यानी कि 21 अगस्त तक कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेच सकेगा। ईरान पेमेंट भी अमेरिकी डॉलर में ले सकता है। 2019 से जारी प्रतिबंधों के बीच ईरान के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। और ये राहत केवल ईरान के लिए नहीं है, वो तमाम देश जो ईरान से तेल खरीदना चाहते हैं, जिसमें भारत भी है, वो भी ईरान से कच्चा तेल खरीद सकता है। अभी भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से ले रहा है। 2019 में ईरान पर प्रतिबंध लगने से पहले तक भारत ईरान से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता था। और जहां तक तेल की गुणवत्ता की बात है, तो जो रूसी तेल है, रूसी तेल के मुकाबले ईरानी तेल ज्यादा बेहतर है। वो कम गाढ़ा है, आसानी से रिफाइन होता है, कॉस्ट सेविंग है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट समीर इसमें आपका बचता है। तो भारत के लिए हम कहें कि कम से कम पेट्रोलियम कंपनियों के लिए बहुत बड़ी राहत आने वाली है। निश्चित रूप से एक बड़ी राहत है भारत सरकार के लिए कि पेट्रोल मतलब तेल वहाँ से वो खरीद सकता है। इसके अलावा तमाम तरह के इन्वेस्टमेंट भारत वहाँ पर कर सकता है। और भारत लगातार इस बात की कोशिश कर रहा था कि मामला निपटे, दुनिया के हित में, भारत के हित में होगा। प्रधानमंत्री मोदी तो लगातार कह रहे थे कि भाई ये युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि मामला जल्दी निपटे। और मुझे लगता है कि अब भारत के लिए एक नई पहल होगी कि वहाँ से भारत तेल लेगा। हालांकि भारत तमाम देशों से तेल ले रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान से भारत के पास आएगा, तमाम जगह से आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब भारत की कंपनियों को भी एक मौका मिलेगा वहाँ जाने का। तो क्या सिर्फ भारत तेल लेगा या भारत की बड़ी कंपनियां वहाँ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी भारत को एक मौका मिला कि जो बड़ी कंपनीज है भारत की, वो वहाँ किसी तरीके से बिजनेस करने के लिए जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। एक और खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि अगले प्रधानमंत्री के चुने जाने तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन पिछले 10 साल में कीर स्टार्मर छठे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं। 2016 के बाद ब्रिटेन में कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनाक और अब कीर स्टार्मर, इन्होंने भी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां की संसदीय व्यवस्था। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उनकी अपनी पार्टी के सांसदों का समर्थन बना रहता है। अगर सांसदों को लगता है कि नेता की गिरती लोकप्रियता उनके अपने चुनावी भविष्य को नुकसान पहुंचाएगी, तो बिना आम चुनाव कराए ही वो नेता को बदल देते हैं और बदल रहे हैं। कीर स्टार्मर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्टार्मर के खिलाफ 100 से ज्यादा सांसद विरोध में थे और इसके बाद उन्हें इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा। Decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete, and I will do everything I can to ensure an orderly handover of power. ट्रंप ने कीव स्टार्मर पर इस पे तंज भी किया है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है हर्षवर्धन जी, कोई अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा, वहां पे सांसदों को कोई अपना प्रधानमंत्री पसंद नहीं आ पा रहा, ये क्या हो रहा है? नहीं, मसला दरअसल वहाँ बहुत गंभीर है। ब्रिटेन दुनिया में एक तरह से कहें कि सबको गुलाम बनाकर, कॉलोनी बनाकर, जो एक कब्जा करके पहले उसने बरसों बरस, और भारत का तो पता नहीं कितने लाख ट्रिलियन रुपए कितनी संपत्ति वो लेकर गया है। उसके बाद उसने क्या किया कि एक अमेरिका के साथ एक गठजोड़ बना लिया, यूरोप उसके साथ साझेदार हो गया। अब अगर इसको ध्यान से देखें, ये सिर्फ ब्रिटेन की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको ब्रिटेन की प्रॉब्लम के तौर पर देखेंगे, आपको लगेगा अच्छा चुनाव में कोई जीतता है फिर पार्टी में ही बदलना पड़ता है, प्रधानमंत्री बदल जाए, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन कोलैप्स कर रहा है इकोनॉमिकली, दे आर नॉट सस्टेनेबल। उनका जो मॉडल है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ब्रिटेन की कोई भी बड़ी कंपनी आज की तारीख में नहीं जिसका कोई एक प्रोडक्ट दुनिया पर राज कर रहा हो। यूरोप के साथ उनके रिश्ते खत्म हो गए, ब्रेक्सिट के बाद वो और कमजोर होते चले गए। अमेरिका के वो अलाई नहीं रह गए। जब इसको आप देखेंगे तो ब्रिटेन अपने तौर पर खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। और जब हम इसको और थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन करें, विस्तार करें, तो आपको साफ दिखता है ब्रिटेन कमजोर हो रहा है, यूरोपीय यूनियन के देश कमजोर हो रहे हैं, अमेरिका के पराभव की पटकथा लिखी जा रही। इसको आप सिर्फ आइसोलेशन में मत देखिए, जब आप ये देखेंगे तब समझ में आएगा वेस्ट से ईस्ट की तरफ वर्ल्ड का जो पावर मैप है वो शिफ्ट कर रहा है। तो इसको सिर्फ ब्रिटेन के किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी नेता के तौर पर नहीं देखना। बड़ी मेजोरिटी के साथ चुनाव जिता के लाए थे, अभी 403 उनको एमपीज मिले थे। कोई ऐसा नहीं है कि कमजोर तरीके से है, लेकिन आप ये भी देखेंगे यूरोप के अंदर आप दो ट्रेंड देखने को मिला है। एक तो कि बहुत जगह कोएलिशंस की सरकारें जहां पर रही हैं, वहां कई बार आपको दिखा होगा कि जो प्रधानमंत्री का काल है 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने इस प्रकार का रहा है। और यही कारण था कि एक समय फ्रांस भी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ शिफ्ट कर गया ताकि स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। तो ब्रिटेन के अंदर, चूंकि ब्रिटेन अपने मानता है कि दुनिया में जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था है उसको एक्सपोर्ट, उसकी वो मदर है, उनकी है, वो मदर है उसमें, तो इसलिए उससे वो शिफ्ट नहीं कर रहा है। नहीं तो स्थिति यही है। लेकिन मजेदार बात, अच्छी बात यह है कि वहां पर ये जो जोड़ तोड़ जितना होता है ना हमारे यहाँ, उस प्रकार की वो चीजें वहां पर नहीं होती हैं। आराम से सब जैसे ही विरोध होता है प्रधानमंत्री हट जाते हैं। आपने ऋषभ सुनक को देखा होगा कि कभी लगता नहीं था कि इतना जल्दी उनको, पुरानी बात होगी कि ऋषि सुनक उसके बाद और बदल गए, इतनी जल्दी बदलते, इतनी जल्दी बदले, बिल्कुल दो बदल चुके।